Once again I welcome you all in my new video about conjunctions। दोस्तों आज हम पंक्चुएशन के नियमों के साथ कंजंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप 10th के हो, 12th के हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप करना चाहते हो, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, फिर भी एंड तक देखोगे तो फ़ायदा ही होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं कंजंक्शंस और जानते हैं उनके कुछ नियमों के बारे में। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। इन्हें जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाता है। ये जॉइन करते हैं दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को या दो शब्दों को, दो वर्ड्स को। तो जॉइन करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन में ही मीनिंग है जॉइन करना, कंजंक्ट। The words which connect two words, phrases, clauses और sentences are called conjunctions। जैसे कि and है जो बॉल और बैट को ज्वाइन कर रहा है, come here, go there इन phrases को और ज्वाइन कर रहा है। No sooner did she reach the school than the bell rang, इसमें दो clauses है, दो clauses को जोड़ने का काम यहाँ no sooner than ने किया है। राम एंड श्याम, राम और श्याम को जोड़ने का काम एंड ने किया है। कम हियर स्टे देयर इसे जोड़ने का काम और ने किया है। जय लव्स विस्लिंग एज इट गिव्स हिम प्लेजर, तो याज यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। धीरज वांटेड टू वर्क इन मुंबई बट ही कुड नॉट फाइंड अ जॉब, बट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कंजंक्शन होते हैं ये बहुत सारे प्रकार के हैं, बहुत सारा मीनिंग है उनका, और ये जब आते हैं तब इनके बहुत सारे नियम है। कहाँ हमें कॉमा देना है, कहाँ सेमीकोलन देना है, कहाँ कॉमा नहीं देना है। अगर सेंटेंस को उल्टा करें तो कॉमा आता, कभी नहीं आता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में देखना है। तो आपको एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। तो देखेंगे इसके कुछ नियमों के बारे में। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम, नो यूज़ ऑफ कॉमा व्हेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक एंड और बट, सो, फॉर, नॉर, एट। ऐसे कंजंक्शन जब आते हैं तो हमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब कॉमा का इस्तेमाल क्यों नहीं करना? जब ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में आते हैं तब। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब ये कंजंक्शन किसी शब्दों को या किसी वाक्यों को जोड़ते हैं तो जोड़ने से पहले उन वाक्यों का जो अर्थ होता है, उन फ्रेजेस का जो अर्थ होता है, वैसा ही अर्थ जोड़ने के बाद भी कायम रहता है। उनके मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है जोड़ना विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ब्रेड एंड बटर, माई पेन इज आइदर ऑन द टेबल और इन द पॉकेट। सारा गॉट नथिंग इन हर लाइफ बट सी नेवर कंप्लेन। माई पेन इज आइदर ऑन द टेबल और इन द पॉकेट, ये जो सेंटेंस है ये पहले कैसा था देखो। माई पेन इज ऑन द टेबल, दूसरा माई पेन इज इन द पॉकेट। अब जैसे ही आइदर और से इसे कनेक्ट किया जा रहा है, कंजक्ट किया जा रहा है, तो सेंटेंस बना माई पेन इज आइदर ऑन द टेबल और इन द पॉकेट। पहला जो मीनिंग था कि मेरा पेन एक तो टेबल पर है या पॉकेट में है, तो आइदर और के ज्वाइन करने के बाद उसका मीनिंग सेम वैसा ही आ रहा है। तो देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। थर्ड में देखेंगे कि सारा गॉट नथिंग इन हर लाइफ, सारा को लाइफ में कुछ नहीं मिला। सी नेवर कंप्लेन, उसने कभी कंप्लेंट नहीं की। तो बट से ज्वाइन करने के बाद भी उन सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता है। अब देखेंगे दूसरा नियम, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आते हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं बट, एंड, और, सो, एट इन जैसे कंजंक्शन, तो हमें कभी कभी कॉमा लगाना पड़ता है। तो इसमें लगाना पड़ता है। और क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ये कंजंक्शन यहाँ कोऑर्डिनेशन के रूप में काम नहीं करते हैं, इनका काम यहाँ अलग है। सानवी वॉज वेरी हंग्री, फॉर एग्जाम्पल सानवी वॉज वेरी हंग्री, सानवी को बहुत भूख लगी थी। बट सी केप्ट क्वाइट, लेकिन फिर भी वो शांत रही। लेकिन फिर भी वो, बट ने क्या किया यहाँ? बट का क्या मीनिंग आ रहा है? लेकिन फिर भी ओ, तो बट यहाँ केवल जोड़ने का काम नहीं कर रहा बल्कि थोड़ा मीनिंग को चेंज भी करने का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स गिफ्टेड देयर टीचर एंड ही लाइक द गिफ्ट वेरी मच, विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक को गिफ्ट दिया और जैसे ही गिफ्ट दिया उनके टीचर को वो गिफ्ट पसंद भी आया। तो एंड का यहाँ क्या मतलब है?
उन्होंने दिया और उनको पसंद भी आया। तो भी के जैसा थोड़ा इस्तेमाल यहाँ एंड का होता है। ही इज़ अ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एट ही टीचेस पॉलिटिकल साइंस। वो तो मैथमेटिक्स के मास्टर है लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ एट एंड बट ये जो कंजंक्शन है वो पहले जैसा कोऑर्डिनेशन का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमें उनके पहले सेंटेंस में कॉमा लगाना है। और ये है पंक्चुएशन का नियम। बहुत से बार 10वीं में 12वीं में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये हमेशा पूछा जाता है। आपको पंक्चुएट करने के लिए सेंटेंस दिए जाते हैं, तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखना है कि कहाँ कॉमा लगाना है और कहाँ नहीं। ये आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है कि क्या इन सेंटेंस में कोई मीनिंग बदल रहा है। अगर मीनिंग बदल रहा है तो कॉमा लगाना है। अगर मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो कॉमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये है नियम पहला और नियम दूसरा। तो अब देखेंगे हम नियम तीसरा। जब सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों भी आते हैं, तो जब सेंटेंस की शुरुआत अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से होती है तो बीच में कॉमा नहीं आता, और अगर सेंटेंस की शुरुआत डिपेंडेंट क्लॉज से होती है तो बहुत से बार कॉमा आता है। तो उसके एग्जाम्पल अब इसमें देखेंगे। यही है रूल नंबर 3। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऐसे दो क्लॉज होती है। डिपेंडेंट को ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इफ यू डोंट वांट टू गो स्टे हियर, एक वाक्य है। यहाँ इसकी शुरुआत हुई है इफ़ यू डोंट वांट टू गो, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा मतलब इसका डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस वाक्य की शुरुआत डिपेंडेंट क्लॉज से हुई है तो हमें बीच में कॉमा देना पड़ता है। लेकिन अगर इस वाक्य को हम उल्टा करें, स्टे हियर इफ़ यू डोंट वांट टू गो, अगर ऐसा करें, इसकी शुरुआत अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से करें, स्टे हियर इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो बीच में अगर ई पाएगा तो उसमें हमें कॉमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा सेंटेंस देखें। एज आई वॉज अनवेल कॉमा आई डिडंट अटेंड द लेक्चर। एज आई वॉज अनवेल ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये डिपेंड है दूसरे क्लॉज पे। अगर इसे सीधा किया जाए तो ऐसा करेंगे, आई डिडंट अटेंड द लेक्चर एज आई वॉज अनवेल, मैं अनवेल था करके मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया। तो ऐसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज अगर इंटरचेंज किए तो भी कॉमा बदल सकता है। तो ये है रूल नंबर 3। अब देखेंगे रूल नंबर 4। या हमें ये देखना है कि जब जब कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो कि सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पर आते हैं, जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, अदरवाइज, एज ए रिजल्ट, एक कंजंक्शन जब आते हैं तब इन कंजंक्शन के पहले सेमीकोलन लगाना पड़ता है और बाद में हम कॉमा भी देते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। आकाश लव्ड फिशिंग इन द पॉन्ड, हाउएवर हिज फ्रेंड्स टीज हिम। आकाश को फिशिंग करना पसंद था, वो पॉन्ड में फिशिंग करता था, लेकिन उसके जो दोस्त थे उससे चिढ़ाते थे। ये सेंटेंस जो है यहाँ हमने सेमीकोलन लगाया है। अब सेमीकोलन को हम निकालने वाले हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, आकाश लव्ड फिशिंग इन द पॉन्ड फुल स्टॉप हाउएवर हिज फ्रेंड्स टीज हिम। यहाँ हाउएवर के पहले जो सेमीकोलन था ये निकल गया क्योंकि हमने पॉन्ड के बाद में फुल स्टॉप ले लिया है। अब यही सेंटेंस तीसरे प्रकार से, आकाश लव्ड फिशिंग इन द पॉन्ड फुल स्टॉप हिज फ्रेंड्स हाउएवर टीज्ड हिम। तो यहाँ हमने हाउएवर के पहले कॉमा लगाया हुआ है। लास्ट वन, आकाश लव्ड फिशिंग इन द पॉन्ड फुल स्टॉप हिज फ्रेंड्स टीज्ड हिम कॉमा हाउएवर। तो हाउएवर के पहले जब हाउएवर बीच में आएगा, लास्ट में आएगा, और इसके पहले अगर फुल स्टॉप नहीं है तो कॉमा ज़रूर आएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और इस प्रकार से दोस्तों आपको सभी पंक्चुएशन के नियमों को ध्यान में रखकर रिटन इंग्लिश में अपने एग्जाम्स में इन्हें यूज़ करना है। तो ये हो गए इसके नियम। चलो अब देखते हैं एक एक कंजंक्शन। पहला कंजंक्शन एज। एज का मतलब होता है जैसा, जैसी, के नाते, के हैसियत से, के तौर पर। देखिए एग्जाम्पल, एज यू विश, हम हमेशा कहते हैं एज यू विश, एज यू लाइक, जैसा आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा, जैसा आप पसंद हो। मैं यहाँ बॉस की हैसियत से हूँ, आई एम हेयर एज अ बॉस, एज अ बॉस, बॉस की हैसियत से। एक पुलिस ऑफिसर के नाते यह मेरा कर्तव्य है, एज अ पुलिस ऑफिसर इट्स माई ड्यूटी। तो एज का अर्थ होता है जैसा, जैसी, के नाते, हैसियत से, के तौर पर। दूसरा कंजंक्शन देखते हैं, एज एडजेक्टिव एज। एज के बाद में एक एडजेक्टिव आएगा जो कि कंपैरिजन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एज गुड एज, किसी के जैसा अच्छा। एज टॉल एज, किसी के जैसा ऊंचा।
अंबानी कुबेर इतने अमीर है। अंबानी इज एज रिच एज कुबेर। सो हमने उतना ही अच्छा किया जैसा प्रतीक ने किया। सो हम डीड एज गुड एज प्रतीक। क्या तुम मेरे इतने होशियार हो? आर यू एज वाइज एज आई एम? तो एज गुड एज वाइज एज टॉल एज, इस प्रकार की यहाँ तुलना होती है। इसके बाद में एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही, इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही मैं घर पहुँचा वैसे ही माँ रोने लगी। यहाँ दो एक्शन एट ए टाइम आती है। एज सुन एज आई रीच द होम मदर स्टार्टेड विपिंग। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुँचे, ट्रेन रेलवे स्टेशन छोड़ चुकी थी। एज सुन एज वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। दोस्तों एक बात यहाँ ज़रूर ध्यान में रखना, एज सुन एज का क्लॉज जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे कि होम, तो होम के बाद में हमें कॉमा लेना है, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। एज वेल एज, इसका मतलब होता है ये तो है ही, इसके साथ में दूसरा भी कुछ है। गुरुदेव बड़े ही सख्त और साथ ही वक्त के पाबंद भी थे। गुरुदेव इज स्ट्रिक्ट एज वेल एज पंक्चुअल। तो गुरुदेव में दो क्वालिटीज़ है, वो स्ट्रिक्ट भी है और पंक्चुअल भी है। दोनों क्वालिटीज़ दर्शाने के लिए हमें एज वेल एज का इस्तेमाल करना पड़ता है। एज वेल एज इज अ कंजंक्शन। वो अमीर है साथ ही दयालु भी। ही इज़ रिच एज वेल एज कंसिडरेट। राहुल के साथ साथ मैं भी दोषी हूँ। राहुल एज वेल एज आई इज़ गिल्टी। तो दोस्तों इस सेंटेंस में देखो तीसरे, राहुल एज वेल एज आई इज़, यहाँ इज़ लगाया है क्योंकि उस सेंटेंस की शुरुआत हुई है राहुल से, तो राहुल के सामने आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़। अगर शुरुआत होती आई से तो हेल्पिंग वर्ब आता एम। तो ये भी बात ध्यान में रखना। एज फार एज, जहाँ तक इसका सवाल है, हम बहुत से बार ऐसा बोलते हैं कि जहाँ तक इसका सवाल है ये ऐसा है। जहाँ तक मेरे ज्ञान का सवाल है, जापान की राजधानी टोक्यो है। एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न, कॉमा, टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। जहाँ तक उसे जानने का सवाल है वो बड़ा ही विनम्र है। एज फार एज आई नो हिम ही इज़ वेरी पोलाइट। तो दोस्तों एज फार एज का मतलब होता है कि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ कि वो ऐसा ऐसा है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो इस हिसाब से है। तो इन सेंटेंस में हमें कंसर्न ये शब्द ज़रूर डालना पड़ेगा और कंसर्न के बाद में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। आइदर और का मतलब होता है या तो ए नहीं तो ओ, दो में से कौन सी भी एक चीज़। या तो मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा या हिंदी। आई विल आइदर रीड इंग्लिश और हिंदी। या तो तन्नू गाएगी नहीं तो अश्विनी। आइदर तन्नू विल सिंग और अश्विनी। दोस्तों यहाँ दो में से कोई भी एक चीज़ होने वाली है। और इन सेंटेंसेस को हम ज़रा उल्टे पुल्टे भी लिख सकते हैं, आइदर हम इधर उधर भी थोड़ा सरका सकते हैं। देखिए, या तो वह पागल है नहीं तो तुम। आइदर ही इज़ मैड और यू। या तो वे बराबर है या हम, आइदर दे और वी आर राइट। तो दोस्तों यहाँ देखो, पहले सेंटेंस में हमने लिखा आइदर ही इज़, दूसरे में लिखा आइदर दे। यहाँ आर को हमने और वी के बाद में डाला, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो आइदर और या इसके साथ है जो नाइदर नॉर भी आता है, उसे भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और इसमें कॉमा नहीं आता। नाइदर नॉर, इसका मतलब होता है ये भी नहीं और वो भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। गौरव ने न तो चाय ली और न ही कॉफ़ी। गौरव नाइदर हैड ए टी नॉर कॉफ़ी। ना तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ूंगा और ना ही हिंदी। नाइदर आई विल रीड इंग्लिश नॉर हिंदी। तो दोस्तों यहाँ दो में से कोई भी चीज़ नहीं होती, तो यहाँ भी कोई कॉमा वगैरह सेमी कोलन कुछ भी नहीं आता है, सीधा सीधा होता है। ना वो गलत है ना तुम। नाइदर सी इज़ नॉर यू आर रॉन्ग। ना वो गलत है ना तुम, यानी कि वो भी गलत नहीं और तुम भी गलत नहीं। मैं स्कूल या बाज़ार कहीं नहीं जाऊंगा। आई विल नाइदर गो टू स्कूल नॉर मार्केट। यही सेंटेंस हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं। आई विल गो नाइदर टू स्कूल नॉर मार्केट। पहले का भी सेंटेंस दूसरी प्रकार से लिखा जा सकता है, नाइदर सी इज़ रॉन्ग नॉर यू। तो दोस्तों इस प्रकार, तुम नहीं जा पाए तो मैं भी नहीं जा पाया, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें नाइदर और नॉर को सेपरेटली यूज़ किया जाता है नॉट की तरह। यू कुड नॉट गो नाइदर कुड आई। यू कुड नॉट गो नॉर कुड आई। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा। इफ़ यू डोंट कम नॉर आई। इफ़ यू डोंट कम नाइदर आई। तो नाइदर और नॉर का इस्तेमाल यहाँ नॉट के हिसाब से हो रहा है कि इफ़ यू डोंट कम,
आई विल आल्सो नॉट कम। तो नाइदर और नॉर का इस्तेमाल यहाँ केवल निगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। नो सुनर दैन, ए भी एज सुन एज जैसा ही है। इसमें भी दो एक्शंस एट ए टाइम होती है, पहले ए होती है और उसके बाद में दूसरी होती है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। नो सुनर हैड आई रीच द प्लेस दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। और दोस्तों इसमें कॉमा नहीं आता। ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा बारिश शुरू हो गई। नो सुनर डिड आई रीच द प्लेस दैन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही वह स्कूल पहुंची थी कि घंटी बजी। एज सुन एज सी हैड रीच द स्कूल द बेल रैंग। नो सुनर हैड सी रीच द स्कूल दैन द बेल रैंग। तो एज सुन एज का कन्वर्शन हमने यहाँ नो सुनर में किया है, और एज सुन एज में हम देखते हैं कि बीच में कॉमा होता है और नो सुनर में कॉमा नहीं होता है। देखिए कुछ सेंटेंसेस। जैसे ही वह स्कूल पहुंची कि घंटी बजी। एज सुन एज सी रीच द स्कूल कॉमा द बेल रैंग। नो सुनर डिड सी रीच द स्कूल दैन द बेल रैंग। ये है सिंपल पास्ट में। तो हम नो सुनर हैड, नो सुनर डीड, नो सुनर डज, इन प्रकार में भी नो सुनर का यूज़ करते हैं। नो सुनर के एग्जाम्पल्स हम ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल पास्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या सिंपल प्रेजेंट हो, किसी में भी हम नो सुनर का कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है, ये है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है घंटी बजती है, यानी कि वो स्कूल पहुंची और घंटी बजी। एज सुन एज सी रीचेज द स्कूल द बेल रिंग्स। नो सुनर डज सी रीच द स्कूल दैन द बेल रिंग्स। नॉट ओनली बट आल्सो, ये ही नहीं, इसके साथ वो भी। हम सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, दोस्त भी है। वी आर नॉट ओनली नेबर्स बट आल्सो फ्रेंड्स। गणेश सुतार ही नहीं है बल्कि एक अच्छा प्लम्बर भी है। गणेश इज नॉट ओनली अ कारपेंटर बट आल्सो अ प्लम्बर। उसे न केवल डांसिंग पसंद है बल्कि पेंटिंग भी। ही लव्स नॉट ओनली डांसिंग बट आल्सो पेंटिंग। सी लव्स नॉट ओनली डांसिंग बट पेंटिंग्स टू। तो ऐसा नहीं करना है, नॉट ओनली बट आल्सो ऐसा ही लगाना है। आल्सो की जगह टू वगैरह नहीं लगाना है। अब देखेंगे दैट, इफ और वेदर के बारे में। दैट निश्चितता को दर्शाता है, सर्टनिटी को दर्शाता है, और इफ और वेदर जो है वो अनिश्चितता या संभावना को दर्शाता है। दैट सर्टनिटी, इफ अनसर्टनिटी, वेदर अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी या पॉसिबिलिटी। और वेदर के साथ हमेशा हम और लगाते हैं, तो इतनी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। चलो देखते हैं सेंटेंसेस। मैं जानता हूँ कि वो अच्छा खिलाड़ी है, तो मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है। आई नो दैट ही इज़ अ गुड स्पोर्ट्समैन। दैट का इस्तेमाल। वे जानते थे कि सैम आएगा, उन्हें मालूम था कि सैम आएगा, सर्टन था। दे न्यू दैट सैम विल कम। तो जब हमें कुछ मालूम होता है परफेक्ट कि वो होगा, वो आएगा, वो अच्छा है, तो इस समय हमें लगाना है दैट। अब देखेंगे इफ़। मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा। आई कांट से इफ़ ही विल प्ले। मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा, मुझे मालूम नहीं। मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। अब वेदर जब लगाते हैं तब हमें और लगाना पड़ता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो खेलेगा या नहीं। इफ में कैसा होता है कि मैं नहीं कह सकता कि वो खेलेगा, लेकिन वेदर जब लगाते हैं तब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो खेलेगा या नहीं। मुझे पता है कि वह गाएगा। आई नो दैट ही विल सिंग। मुझे नहीं पता कि वह गाएगा भी। आई डोंट नो इफ़ ही विल सिंग। मुझे नहीं पता कि वह गाएगा भी या नहीं। आई डोंट नो वेदर ही विल सिंग और नॉट। तो देखिए दोस्तों, दैट, इफ और वेदर का इस्तेमाल कैसे होता है कि दैट जब लगाते हैं तब हमें मालूम होता है कि वो गाएगा। देखो और एग्जाम्पल, चाहे वह गाना गाए या ना गाए, मैं गाऊंगा। वेदर ही विल सिंग और नॉट, आई विल सिंग। तो यहाँ हमें नॉट के बाद में कॉमा देना पड़ता है। अब देखते हैं दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, भले ही, हालांकि। भले ही वह देरी से उठता है लेकिन कभी भी स्कूल देरी से नहीं जाता। दो ही वेक्स अप लेट ही इज़ नेवर लेट टू स्कूल। हालांकि वह अंधी है लेकिन फिर भी किसी की सहायता नहीं लेती। ऑल दो सी इज़ ब्लाइंड एट सी टेक्स नो हेल्प ऑफ एनीबडी।
तो दोस्तों दो, ऑल्दो, इवन दो और इवन इफ, ये सेम मीनिंग वर्ड्स है, इन्हें हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम गरीब ज़रूर है लेकिन फिर भी हमारा आत्मसम्मान हमने नहीं खोया। इवन इफ वी आर पुअर एट वी हैवेंट लॉस्ट अवर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो हम ऊपर के चारों कंजंक्शन में से कोई भी कंजंक्शन कहाँ भी लगा सकते हैं, इसके कोई ऐसे प्रॉपर नियम नहीं है। अदरवाइज एल्स, वरना नहीं तो। मैं बहुत मेहनत करूँगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा। यहाँ थोड़ा सा डर रहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वैसा होगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। आई विल वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। अदरवाइज और एल्स ये दोनों भी सेम मीनिंग वर्ड्स है, हम इन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को ज़्यादा लेट मत होना वरना पापा तुम्हें डांटेंगे। डोंट बी लेट एट नाइट और एल्स फादर विल स्कोल्ड यू। तो दोस्तों और एल्स अदरवाइज के पहले हमें कॉमा ज़रूर लेना है, ये बात हमें भूलनी नहीं है। चलो इसके बाद में अब दूसरा देखते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास। सो दैट के पहले हमें यहाँ कॉमा लगाना है। बराबर लिखो ताकि वह उसे अच्छी तरह से समझ सके। राइट नीटली सो दैट ही कुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अच्छी तरह से गाना गाओ ताकि वे तुम्हें सिलेक्ट कर सके। सिंग प्रॉपरली सो दैट दे कुड सिलेक्ट यू। तो दोस्तों सो दैट के पहले हमें कॉमा लगाना है और सो दैट का मतलब होता है ताकि। एक काम ऐसा करो कि ऐसा ऐसा हो जाए, इसका रिजल्ट उस प्रकार से हो जाए। अगर रिजल्ट चाहते हो तो तुम ऐसा करो, तो ये दर्शाता है सो दैट। सो henceforth, that's why, therefore, that's the reason। इन सब का मीनिंग होता है इसलिए और all are equally used। उसने दिन रात पढ़ाई की इसलिए वह यश प्राप्त कर सकी। She studied day and night so she could achieve success। तो यहाँ सो का मतलब होता है इसलिए, इस कारण, उसने पढ़ाई की इस कारण। सो के पहले हमें कॉमा डालना है। सिद्धू मेरे मालिक का लड़का था इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। सिद्धू वॉज माई मास्टर सन हेंस आई डिड नॉट बीट हिम। तो पहले सेंटेंस में हमने डाला था सो, दूसरे में डाला हेंस। तो सो हेंस के बदले में हेंस फॉर, दैट्स वाई, देयर फॉर, दैट द रीज़न। इसमें से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी का मीनिंग एक जैसा होगा। इसलिए, इस वजह से, इस कारण। संतोष एक बहुत ही नेक इंसान था इसलिए राजेश ने उसे चुनाव में सहयोग किया। संतोष वॉज द ग्रेट पर्सन दैट्स वाई राजेश सपोर्टेड हिम इन द इलेक्शन। तो इस प्रकार हम दोस्तों सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग। तो दोस्तों ये जो शब्द है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, ये शर्त दिखाता है, शर्त बताता है। उसे हम बशर्ते भी कहते हैं कि बस शर्त इतनी है, ऐसा भी इसका मीनिंग निकलता है। मैं तुम्हें पैसे दूंगा बशर्ते तुम्हें मेरा काम करना होगा। आई विल गिव यू मनी प्रोवाइडेड यू हैव टू डू माई वर्क। मैं तुम्हारी पार्टी में आऊँगा बशर्ते राकेश ना आए तो। आई विल ज्वाइन योर पार्टी प्रोवाइडिंग राकेश डजंट कम। तो दोस्तों प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसके पहले हमें कॉमा लेना है। और एक बात, प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडेड जब हम लगाते हैं तो उस सेंटेंस में, उस क्लॉज में हमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस रखना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है आई विल फ्यूचर, लेकिन बाद का जो सेंटेंस है वो हमें सिंपल प्रेजेंट ही रखना है। बट, लेकिन, पर, परंतु, बल्कि, सिवाय, अलावा, तो ऐसे इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। पहला, वह होशियार है लेकिन बड़ा नटखट। ही इज़ क्लेवर बट वेरी नॉटी। यह अर्थ है लेकिन, पर, परंतु का। आम स्वादिष्ट है पर महंगे हैं। स्वादिष्ट तो है पर महंगे हैं, लेकिन महंगे हैं परंतु महंगे हैं। द मैंगोज आर डिलीशियस बट डियर। पर्यावरण आरोग्यदायी दिखता है परंतु है नहीं। एन एनवायरमेंट लुक्स हेल्दी बट नॉट। दूसरा, बल्कि के हिसाब से, यह रस्सी नहीं बल्कि सांप है। दिस इज़ नॉट अ रोप बट अ स्नेक। यह छिपकली नहीं बल्कि यह खिलौना है। दिस इज़ नॉट अ वॉल लिजार्ड बट अ टॉय। तो ये हुआ बल्कि के हिसाब से। इसमें ऐसा होता है कि जो हम पहले सेंटेंस में बताते हैं वो नहीं होता बल्कि वो दूसरा होता है।
अब तीसरा सिवा या अलावा, उसने नीरज के अलावा सबको मैसेज भेजे, यानी कि उसने नीरज को मैसेज नहीं भेजा। ही सेंड मैसेजेस टू एवरीवन बट नीरज, तो यहाँ बट नीरज का मतलब होता है कि नीरज के अलावा सबको। अब देखेंगे कंजंक्शन सिंस, बिकॉज, एज, फॉर, क्योंकि, चूंकि, इस अर्थ में। सिंस वाक्य के शुरुआत में आएगा, बिकॉज वाक्य के बीच में आएगा, फॉर एज वाक्य के शुरुआत में भी आएगा और बीच में भी आएगा। चूंकि मैं निराश था इसलिए मैं कार्यक्रम में नहीं गया, चूंकि। सिंस आई वॉज अपसेट आई डिडंट ज्वाइन द फंक्शन, एज आई वॉज अपसेट आई डिडंट ज्वाइन द फंक्शन, फॉर आई वॉज अपसेट आई डिडंट ज्वाइन द फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ सिंस, एज, फॉर इन्हें हम ले सकते हैं, बिकॉज को शुरुआत में नहीं ले सकते, बिकॉज बीच में आएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो इस प्रकार हम सिंस, एज, फॉर इन्हें हम शुरुआत में लेकर सेंटेंस बना सकते हैं और सबका मीनिंग सेम है। मैं कार्यक्रम में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं निराश था। आई डिडंट ज्वाइन द फंक्शन एज आई वॉज अपसेट, इसमें हमने एज को बीच में लिया। आई डिडंट ज्वाइन द फंक्शन फॉर आई वॉज अपसेट, या हमने फॉर को बीच में लिया। आई डिडंट ज्वाइन द फंक्शन बिकॉज आई वॉज अपसेट, तो दोस्तों यहाँ हमने फॉर, एज और बिकॉज इन्हें बीच में लेकर सेंटेंस बनाया है और सभी के अर्थ सेम है कि मैं कार्यक्रम में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं निराश था। तो ऐसे दिखाने के लिए हम सिंस, बिकॉज, एज, फॉर इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे सच। सच का मतलब होता है ऐसे, ऐसी, इस प्रकार के, इस प्रकार की। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है, कैसी चीज़ें, ऐसी। आई लाइक सच थिंग्स। सच थिंग्स का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ें। तुझे इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक सच थिंग्स। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट सच पीपल, ऐसे लोगों का। मुझे ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट सच स्टूपिड थिंग्स, मुझे ऐसी स्टूपिड थिंग्स, फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए। सच एज, जैसे कि। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किताब, पेन, मोबाइल, घड़ी, ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज बुक्स, पेन, मोबाइल, वॉच। तो जैसे कि का इस्तेमाल हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए करते हैं। हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेड़, झाड़ियाँ, नदियाँ, मैदान। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर एटमॉस्फेयर सच एज ट्रीज, बुशेज, रिवर्स, प्लैनेट्स। विद्यार्थी के पास कुछ चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि किताबें, कॉपी या पेन। अ स्टूडेंट मस्ट हैव सम थिंग्स सच एज बुक्स, नोटबुक्स, पेन्स। तो ऐसा है सच एज का इस्तेमाल। अब देखते हैं इन सच अ वे। इन सच अ वे में हम देखते हैं कि कोई जो चीज़ हो रही हो इसकी तरह दिखाई जाती है कि मैंने ये इस तरह से किया, उस तरह से किया। आप इस तरह से काम कर रहे हो कि सब खुश है। यू आर वर्किंग इन सच अ वे दैट ऑल आर प्लीज्ड। उसने मेरी तरफ इस तरह से देखा कि मैं घबरा गया। ही लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट आई वॉज फ्राइटन। इन सच अ वे, इस तरह से। इन सच अ वे के बाद में कॉमा लेना ना भूले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखते हैं एज इफ, एज दो, मानो जैसे कि। उसने मुझसे ऐसे बात की मानो जैसे कि वह परिचित था, यानी कि वो परिचित नहीं था, लेकिन उसने बात ही ऐसी की कि मुझे लगा कि वो परिचित है। ही टॉक टू मी एज इफ ही वॉज फैमिलियर टू मी। शिक्षक ने राजू की तरफ ऐसे देखा मानो जैसे कि वह उनका दुश्मन है। टीचर लुक्ड एट राजू एज दो ही इज एनिमी। टिल, जब तक। अंटिल, जब तक नहीं। ये दोनों शब्द जो है टिल और अंटिल, ये एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है, अपोजिट वर्ड्स है। जब तक मैं नहीं आता मत जाओ। टिल आई डोंट कम डोंट गो। टिल आई डोंट कम डोंट गो, अगर यहाँ हम अंटिल लगाए तो ऐसे होगा अंटिल आई कम डोंट गो। तो डोंट गो सेम रहेगा। इधर देखो टिल आई डोंट कम, तो उसके बदले में होगा अंटिल आई कम। उसे मत जाने देना जब तक मैं नहीं आता। डोंट लेट हिम गो टिल आई डोंट कम, डोंट लेट हिम गो अंटिल आई कम। अंटिल और अनलेस का संबंध। अंटिल का संबंध है टाइम तक, जब तक, और अनलेस का संबंध होता है कंडीशन दिखाने के लिए कि यदि नहीं। अंटिल जब तक नहीं, अनलेस यदि नहीं। अनलेस दिखाता है कंडीशन, अंटिल दिखाता है टाइम। जब तक वह खाना नहीं बनाती
हमें राह देखनी है। तो ये है टाइम, कि जब तक वो नहीं बनाती तो तब तक, उस वक्त तक हमें राह देखनी है। अनटिल सी कुक्स फूड वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो ये हो गया अनटिल। जब तक मैं ना कहूँ गेट मत खोलना, डोंट ओपन द गेट अनटिल आई से यू। जब तक बारिश नहीं रुकती घर में ही खेलो, प्ले इन द हाउस अनटिल रेन स्टॉप्स। तो दोस्तों अनटिल का मतलब होता है कि किसी वक्त तक, जब तक कुछ होता नहीं तब तक हमें वो काम करना पड़ता है। जैसे कि बारिश नहीं रुकी तो वही पर बैठना पड़ेगा, जब पापा नहीं कहेंगे तो गेट नहीं खोलना पड़ेगा, जब तक खाना नहीं होगा तब तक हमें राह देखनी पड़ेगी। तब तो ऐसे सेंटेंस हम देखते हैं अनटिल में। चलो अब देखेंगे अनलेस। जब तक मैं इसे पूरा नहीं करता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पूरा करना मेरा गोल है, मकसद है, एक कंडीशन है कि मैं पूरा करूंगा तो ही बाहर जाऊंगा। अनलेस आई कंप्लीट दिस आई विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। नोबडी विल आस्क मी एनी क्वेश्चन अनलेस यू आंसर माई क्वेश्चन। तो इन दोनों ही सेंटेंस में यह है कंडीशन। मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, बाद में मुझे प्रश्न पूछो। ऊपर है कि जब तक मैं कंप्लीट ना करूं बाहर मुझे जाना नहीं है। तो अनलेस बताता है कि यदि मैं ये नहीं करता मैं वो नहीं करूँगा, और अनटिल बताता है जब तक मैं ये नहीं करता वो नहीं करूँगा। तो अनटिल जब तक टाइम दिखाता है और अनलेस एक कंडीशन बताता है। अब देखेंगे इफ़ अनलेस। इफ़ का मतलब अगर, अनलेस का मतलब यदि, नहीं, या जब तक नहीं। अनलेस और इफ़ नॉट ये सेम है, अनलेस इक्वल टू इफ़ नॉट। इफ़ और अनलेस का इस्तेमाल करके हम दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ देखेंगे वन बाय वन। वह जॉब छोड़ेगी यदि उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं होती, यानी कि इसकी तनख्वाह अगर बढ़ाई नहीं जाती तो वो जॉब छोड़ेगी। सी विल क्विट द जॉब अनलेस सी गेट्स अ पे हाइक। ये हो गया अनलेस। अनलेस सी गेट्स, जब तक उसे नहीं मिलता क्या, अ पे हाइक। सी विल क्विट द जॉब, वो जॉब छोड़ेगी। इफ सी डजंट गेट अ पे हाइक। इफ सी डजंट गेट का मतलब होता है अगर उसे नहीं मिलता। अनलेस सी गेट्स का मतलब होता है जब तक उसे नहीं मिलता। इफ सी डजंट गेट, जब तक उसे नहीं मिलता। तो दोनों का भी मीनिंग सेम है, अनलेस इक्वल टू इफ नॉट। यदि गीता नहीं आई तो सीता मर जाएगी। सीता विल डाई इफ गीता डजंट कम। सीता विल डाई अनलेस गीता कम्स। अनलेस गीता कम्स सीता विल डाई। तो दोस्तों ऐसे भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अनलेस का जो सेंटेंस होता है या इफ का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में ही करना। सीता विल ये फ्यूचर में है, लेकिन जो अनलेस का सेंटेंस जहाँ से शुरू होता है अनलेस इफ का, तो वो है सी गेट्स, सी डजंट गेट, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। अब देखेंगे स्टिल, इवन नाउ, अभी भी। इसके नियम है स्टिल इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर वर्ब। इवन नाउ सेंटेंस में शुरुआत में या एंड में आता है। तो देखेंगे हम ये कैसे यूज़ होते हैं। स्टिल का यूज़ हमें करना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ आई एम स्टिल, तो स्टिल है यहाँ, एम के बाद में एम है हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस देखो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। इवन नाउ आई एम हियर, आई एम हियर इवन नाउ। तो इवन नाउ हम शुरुआत में और एंड में लेते हैं, इवन नाउ के बाद में या पहले हमें कॉमा लेना है। अब देखेंगे टिल देन, बाय देन, उस वक्त तक। हमने उस वक्त तक एक दूसरे को नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन ईच अदर टिल देन। वे तब तक एक दूसरे से अपरिचित थे। दे वेयर अनफैमिलियर टू ईच अदर बाय देन, टिल देन। तब तक का स्कोर क्या था, व्हाट वॉज द स्कोर टिल देन। वह तब तक वही था, ही वॉज देयर बाय देन। तो दोस्तों टिल देन और बाय देन का इस्तेमाल हम किसी समय को दिखाने के लिए कि किस टाइम तक हम वहाँ थे या कोई था, तो इस प्रकार से हम ये टिल देन और बाय देन का इस्तेमाल करते हैं। टिल, टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, इन सभी का मीनिंग है जब तक। जब तक मैं नहीं आता मत जाना। टिल आई डोंट कम, डोंट गो। टिल द टाइम आई डोंट कम, डोंट गो। बाय द टाइम आई डोंट कम,
डोंट गो, एज लॉन्ग एज आई डोंट कम, डोंट गो। तो दोस्तों टिल द टाइम, बाय द टाइम, एज लॉन्ग एज, इन सभी का मीनिंग है जब तक। लेस्ट, शुड, तो दोस्तों इसका मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, तो लेस्ट के सेंटेंस में हम शुड लगाते हैं। मैं कड़ी मेहनत करूँगा ताकि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट, ताकि आई शुड फेल, मैं फेल ना हो जाऊँ। तो यहाँ आई शुड फेल लिखना है पॉजिटिव, आई शुड फेल, लेकिन उसका मीनिंग होता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। सही ढंग से खेलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मैच हार जाए। प्ले प्रॉपरली लेस्ट वी शुड लूज द मैच, तो लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि वी शुड लूज द मैच, हम मैच हार जाएं। वेयर एज, जबकि, व्हाइल, मेरे पास स्कूटर है जबकि उसके पास बाइक है। आई हैव अ स्कूटर वेयर एज ही हैज़ अ बाइक, आई हैव अ स्कूटर व्हाइल ही हैज़ अ बाइक। तो दोस्तों यहाँ व्हाइल और वेयर एज का यूज़ होता है कंपैरिजन बताने के लिए कि मेरे पास ए है उसके पास दूसरा कुछ है। मेरे पापा ने सिंपल घर बनाया जबकि उसके पापा ने आलीशान बंगला बनाया। माय फादर बिल्ट अ सिंपल हाउस वेयर एज हिज फादर बिल्ट अ बंगलो। तो दोस्तों व्हाइल और वेयर एज यहाँ कंपैरिजन करते हैं। आप देखेंगे व्हाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसका मतलब व्हाइल प्लेइंग, व्हाइल ईटिंग, व्हाइल गोइंग, व्हाइल प्लेइंग, इस प्रकार। चलते समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, यानी कि मैं चलता भी हूँ और न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर व्हाइल वॉकिंग, वह खाना खाते समय टीवी देखता है। ही वॉचेस टीवी व्हाइल ईटिंग, वे सोते समय बड़बड़ाते हैं। दे मटर वर्ड्स व्हाइल स्लीपिंग। तो दोस्तों यहाँ एक क्रिया चालू रहती है तो वो क्रिया चालू रहते समय हम किसी दूसरी क्रिया करते हैं, तब व्हाइल का इस्तेमाल होता है कि जैसे हम ये करते हैं तो उसके साथ वो भी करते हैं। हम चल भी रहे हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, हम खा भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, हम सो भी रहे हैं और सोते सोते कुछ बड़बड़ा भी रहे हैं। चलो अब देखेंगे एट, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, इन सभी का मतलब अभी तक। अभी भी वो वही था, एट ही वॉज देयर, अभी भी वो वही था। मैंने अभी तक मेरी माँ को नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन माई मदर बाय नाउ, क्या आप अभी तक ऑफिस में हो? आर यू इन द ऑफिस टिल नाउ? तो दोस्तों यहाँ टिल नाउ, एट, बाय नाउ, सो फार, तो इन सभी का मीनिंग होता है अभी तक, अभी भी। तो इन सभी को हम किसी भी जगह किसी भी सेंटेंस में अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे हाउ एवर, देन आल्सो, इवन देन, फिर भी, तभी भी, इसके बावजूद भी, इस अर्थ से। वह कभी स्कूल नहीं गया, इसके बावजूद भी उसका गणित अच्छा है। ही नेवर वेंट टू स्कूल, देन आल्सो ही नोज मैथ्स वेरी वेल। रवि के पास पैसे नहीं थे, इसके बावजूद उसने कारोबार शुरू किया। रवि हैड नो मनी, इवन देन ही स्टार्टेड बिजनेस। तो दोस्तों यहाँ इवन देन आल्सो, हाउ एवर, ये वर्ड्स बताते हैं कि तभी भी, उसी कंडीशन में भी, इसके बावजूद भी उसने कुछ किया। युआन के मार्ग में कई सारी रुकावटें थी, फिर भी वह नहीं रुका। देयर वेयर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ युआन, हाउएवर ही डिड नॉट स्टॉप। वह एक पैर से लूला था, इसके बावजूद भी उसने रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। ही वॉज लेम बाय वन फुट, इवन देन ही पार्टिसिपेटेड इन रनिंग कंपटीशन। तो दोस्तों हाउएवर, देन आल्सो, इन सभी का मीनिंग होता है फिर भी, तभी भी। अब देखते हैं WH एज कंजंक्शन। व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, होम, हुज, इन शब्दों का कंजंक्शन के तौर पर कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। पहले देखेंगे व्हाट। वर्ड का मतलब है जो का मतलब है लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के भी संदर्भ में इसे यूज़ किया जाता है। दिस इज़ व्हाट, यही तो, दैट इज़ व्हाट, वही तो, यही तो है वह जो मुझे चाहिए था। दिस इज़ व्हाट आई वॉन्टेड, वही तो है वह जो मुझे चाहिए था। दैट इज़ व्हाट आई वॉन्टेड, वही तो वो कहना चाहती थी। दैट्स व्हाट शी वॉन्टेड टू से, क्या यही आप मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे? इज़ दिस व्हाट यू वेर ट्राइंग टू मेक मी अंडरस्टैंड, क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? डिड यू हियर व्हाट आई सेड?
तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि व्हाट का कंजंक्शन के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस जो यहाँ है आप बार बार भी देखकर थोड़ा इसका अर्थ लगा सकते हैं। दूसरा WH देखेंगे, हाउ, कैसे। तो सेंटेंस में जब ये आता है तो इसका मीनिंग होता है ऐसे, दैट्स हाउ, ऐसे ही, इस तरह से। तुम जानते हो कि मैंने ये कैसे किया, यू नो हाउ आई डिड दिस। हाउ क्या दर्शाता है कि मैंने कैसे किया, किस तरह से किया। इस तरह से मैंने नदी पार की, दैट्स हाउ आई क्रॉस द रिवर। लोग जानना चाहते थे कि राजू ने अंग्रेजी कैसे सीखी। पीपल वॉन्टेड टू नो हाउ राजू लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ हाउ का मतलब होता है ऐसे, इस तरह से। अब देखेंगे व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, और जब ये सेंटेंस में आता है कंजंक्शन के तौर पर तब इसका अर्थ होता है तब, अब, जब। दैट्स व्हेन, उसी वक्त, उसी समय, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। वह देर रात का समय था जब मैंने उसे देखा। इट वॉज लेट नाइट व्हेन आई सॉ हिम। उसी समय वो भाग गया। दैट्स व्हेन ही रैन अवे। रात के 2 बजे थे जब तुम्हारा जन्म हुआ। इट वॉज 2 PM व्हेन यू वेयर बॉर्न। तो इन सभी सेंटेंस में व्हेन जब बीच में आता है कंजंक्शन के तौर पर तो उसका अर्थ होता है तब, अब, जब। और दोस्तों इन कंजंक्शन के पहले हमें कॉमा भी लेना है, ये भी बात ज़रूर ध्यान में रखना। अब देखते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और जब ये आते हैं सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन तो इसका मतलब होता है यहाँ, वहाँ, जहाँ। दैट्स वेयर, उसी जगह, इसी जगह। यही तो वह जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। यही तो वह जगह है। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव। यही तो मैं रहता हूँ। दैट्स वेयर आई लिव। तो यही मैं रहता हूँ ये बताने के लिए हम 2 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव एंड दैट्स वेयर आई लिव। यही उसे गोली मार दी गई थी, यानी कि यही प्लेस है वो जहाँ उसे गोली मार दी गई थी। दैट्स वेयर ही वॉज शॉट डेड। तो दैट्स वेयर, दिस इज़ द प्लेस, इस प्रकार का अर्थ निकलता है कि यही जगह है। अब देखेंगे विच। विच का मतलब होता है कौन सी। विच मतलब कौन सी जगह, कौन सी वस्तु। तो यह दर्शाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। दैट्स विच, उसी को। मैंने पूछा यह कौन सा गांव था। आई आस्क विच विलेज दिस वॉज। इसी को तो हम सब ढूंढ रहे थे। दैट्स विच वी ऑल वेयर सर्चिंग। इसी का तो हम इस्तेमाल करते हैं। दैट्स विच वी यूज़। तो दोस्तों यहाँ दैट्स विच, इसी का तो, दैट्स विच, इसी का तो विच का मतलब यहाँ होता है यह, वह। तो ये नॉन लिविंग के हिसाब से यूज़ होता है। चलो अब देखते हैं हुम के बारे में। हुम किसे, फॉर हुम किसके लिए, विथ हुम किसके साथ, अबाउट हुम किसके बारे में। तो इन सभी कंजंक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस में किस तरह ये काम करते हैं, कैसे आते हैं, इनके मीनिंग्स कैसे निकलते हैं, ये सभी हम अब देखेंगे। यही है सुनील जिन्हें आप मिलना चाहते थे। दिस इज़ सुनील whom you wanted to meet। whom के पहले हमें कॉमा ज़रूर लगाना है। क्या यही है वो जिसके लिए हम यहाँ आए। इज़ दिस द गाय फॉर whom we came here। ये मेरा दोस्त है जिसके लिए मैंने राह देखी। दिस इज़ माई फ्रेंड फॉर whom I waited। जॉनी ऐसा आदमी है जिसके साथ हर कोई खुश होता है। जिसके साथ, विथ whom। जॉनी इज़ सच ए मैन विथ whom एवरीबडी इज़ हैप्पी। जॉनी ऐसा आदमी है जिसके बिना हम कॉमेडी को इमेजिन तक नहीं कर सकते। जॉनी इज़ सच अ मैन विदाउट whom वी कैनॉट इमेजिन कॉमेडी। वी कांट इमेजिन कॉमेडी। जॉनी ऐसा आदमी है जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। जॉनी इज़ सच अ मैन अबाउट whom वी नो सो मच। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा whom किसे वाक्य में आता है तो बनता है जिसे। विथ whom किसके साथ वाक्य में आता है तो बनता है जिसके साथ। फॉर whom किसके लिए वाक्य में आता है तो बनता है जिसके लिए। अबाउट whom किसके बारे में वाक्य में जब आएगा तो बनेगा जिसके बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।